तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई शेयर विद यू द कोर्स कंटेंट। ठीक है, आज जो आप लोगों ने पढ़ना है पहले हम वो देख लेते हैं कि आज आपने क्या पढ़ना है। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये ट्रेनिंग ऑफ परफॉर्मेंस आपने पढ़नी है। तो वन बाय वन वैसे ही मैं आप लोगों को इसके बताई जाता हूँ कि ये क्या इसका मेन थीम है, मेन बैकग्राउंड है और क्या इसका पर्पस है इस कोर्स कंटेंट का, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो ये मैं आपको पहले वन बाय वन शॉर्ट समरी की फॉर्म में मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ट्रेनिंग ऑफ परफॉर्मेंस आपने ये 13 नंबर पढ़ना है। तो ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स बेसिकली ये हैं कि कोई भी आपने ट्रेनिंग करनी है तो उसमें आपने प्रोग्रेशन करना होता है। ठीक है, ये नहीं आपने करना कि आप एक हफ्ता एक वेट उठा रहे हो 5 किलो, तो उससे अगला हफ्ता भी आप 5 किलो वेट ही उठाओ। उससे अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते आपने वेट को इंक्रीज करना है। ठीक है, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। इसको आप कहते हो ओवरलोड। अगर आप एक एक्सरसाइज कर रहे हो, एक हफ्ते आपने पूरी एक्सरसाइज की है 5 मिनट, ठीक है, तो फिर उससे अगले हफ्ते आपने वो एक्सरसाइज करनी है 6 मिनट्स, फिर उससे अगले हफ्ते 7 मिनट्स। इस तरह आपने टाइम इंक्रीज करना है। तो ये इंटेंसिटी इंक्रीज करने से, टाइम इंक्रीज करने से जो आपकी परफॉर्मेंस है वो ग्रेजुअली बेहतर हो जाती है। ठीक है, तो इसकी हम अभी डिटेल से पढ़ेंगे इसको बुक से, फिर मैं इसको आपको पॉइंट्स की फॉर्म में पीडीएफ टियर करके मैं ये आपसे रात को इसको शेयर करूंगा। बी टॉपिक है कि कंपोनेंट्स ऑफ अ ट्रेनिंग सेशन। कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, कोई भी विगरस आपका वर्कआउट है, उसमें आपने एकदम से नहीं जाना। उसमें आपने स्लो इंटेंसिटी और का वार्म अप पीरियड रखना है अबाउट 10 to 20 मिनट्स। ठीक है, स्मॉल इंटेंसिटी एंड हाई रेपिटेशन उसमें आपने करनी है। फिर आपने वर्कआउट की तरफ जाना है और फिर वर्कआउट के बाद आपने फौरन ही कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं कर लेनी। यानी कि वर्कआउट आपने किया और उसके फौरन बाद आपने नहाना शुरू कर दिया, या वर्कआउट आपने किया तो उसके फौरन बाद आपने खाना खाना शुरू कर दिया, या आपने वर्कआउट किया तो उसके फौरन बाद आपने कोई स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दी। तो इस तरह आपकी बॉडी एकदम से एग्जॉस्ट हो सकती है और ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है और इसका आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो जब आप अपना वर्कआउट कंप्लीट करोगे उसके बाद अगेन आप स्लोली आप अपने नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट पर वापस आओगे, जिसको आप कहते हो कि कूल डाउन पीरियड है ये आपका। आप आहिस्ता आहिस्ता कूल करोगे। आप देखते हो कि ये जो बॉडी बिल्डर्स हैं, जो वेट लिफ्टर्स हैं, तो ये लोग अपनी ट्रेनिंग करने के बाद ये अपने ऊपर टॉवल्स चढ़ा लेते हैं, गर्म कपड़े चढ़ा लेते हैं, ताकि इनकी बॉडी एकदम से कूल ना हो, बल्कि वो आहिस्ता 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 कूल डाउन की तरफ जाए। तो इसका भी यही पर्पस होता है कि बॉडी बहुत ज़्यादा वार्म अप होती है, तो एकदम से उसको आप ठंडा करोगे तो उसका इफेक्ट आपकी हेल्थ पे बुरा आएगा। तो ये भी एक ट्रेनिंग का कंपोनेंट है। ठीक है, इसके बाद थर्ड कंपोनेंट है ट्रेनिंग टू इम्प्रूव एरोबिक पावर। ठीक है, अब एरोबिक पावर इम्प्रूव करने के लिए जो आपने ट्रेनिंग करनी है उसमें ये है कि आपने ऐसी एक्टिविटीज को चूज करना है कि जो ज्यादा लंबे टाइम के लिए हो, जो सस्टेन्ड आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जॉगिंग है, जैसे स्विमिंग है। ठीक है, और लाइट एक्टिविटीज जिसमें बहुत ज्यादा पावर यूज नहीं हो रही और बहुत ज्यादा इंटेंसिटी यूज नहीं हो रही। एरोबिक और एनारोबिक का आपको कॉन्सेप्ट पहले ही पता है। ठीक है, और इसके साथ आएंगी इंजरीज टू एंड एंड्योरेंस ट्रेनिंग। एंड्योरेंस ट्रेनिंग का भी आपको पता है कि एक एक्टिविटी आपने फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम करनी है तो उसको आप कहते हैं कि दैट इज एंड्योरेंस ट्रेनिंग। ठीक है, इसके बाद आएगी ट्रेनिंग फॉर इम्प्रूव्ड एनारोबिक पावर। तो ये भी आपको पता है कि एरोबिक में सस्टेन्ड एक्टिविटी फॉर प्रोलॉन्ग्ड टाइम होता है और एनारोबिक इसके ऑपोजिट होता है।
अगर आपको जॉगिंग की बजाय कहा जाए कि आपने 100 मीटर फुल पावर से दौड़ना है तो दैट वुड बी एनारोबिक पावर। बहुत फास्ट मूवमेंट्स आपने करनी है किसी भी स्पोर्ट्स में। बहुत फास्ट आपको कहा जाए कि आपने फास्ट स्विमिंग करनी है, फास्ट रनिंग करनी है, तो वो आपका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो एकदम से उसमें ऑक्सीजन का लेवल एकदम से लो हो जाता है और आप एनएरोबिक सिस्टम की तरफ चले जाते हो। और इसके भी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स हैं जिसको अभी आप दोबारा पढ़ोगे इसी यूनिट में, ठीक है। और मसल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए मसल स्ट्रेंथनिंग के प्रोग्राम्स हैं, वही के जो रेपिटेशन मैक्सिमम पे बेस करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए आप स्ट्रेचिंग वगैरह करते हो, ठीक है। और ईयर राउंड कंडीशनिंग ये होती है कि कोई भी एथलीट्स हैं इंटरनेशनल लेवल के जो भी अपनी ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं तो वो पूरा साल अपनी ट्रेनिंग करते हैं। उसमें ये नहीं होता कि एक महीने का गैप आ जाए या 2 हफ्ते का गैप आ जाए या एक हफ्ते में वो एक दिन कर रहे हैं। इससे उनका जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है वो वीक हो जाता है और उनकी जो एरोबिक पावर है, स्टेमिना है, एंड्योरेंस है, पावर है, वो उनकी वीक हो जाती है और वो उस तरह इंटरनेशनल लेवल पे compete नहीं कर सकते, ठीक है। तो 2-3 किस्म के एथलीट्स हैं। एक तो रिक्रिएशन है, जैसे आपने करनी है, मैंने करनी है, हमने कोई सी कंपटीशन में नहीं जाना, ठीक है, तो हम इन चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जो एक एथलीट है उसको पूरा साल अपनी ट्रेनिंग की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। और इन द एंड जो टॉपिक है दैट इज़ द कॉमन ट्रेनिंग मिस्टेक्स, यानी कि क्या आप मिस्टेक्स जो हैं वो कर सकते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग। इसमें मैं एक और चीज़ रिगार्डिंग एग्ज़ाम आपसे 2-3 चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आ गई होगी कि आपका एग्ज़ाम जो है वो टेक होम एग्ज़ाम होना है, तो उसके लिए आप अपनी टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव करो क्योंकि कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना मुश्किल होता है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने जैसे आपको प्रेजेंटेशन टॉपिक्स दिए हैं इसी तरह मैं आपको प्रोजेक्ट के टॉपिक्स दूंगा, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स के। और प्रोजेक्ट का क्या थीम होता है ये भी मैं आपको बता दूं। प्रोजेक्ट कोई ऐसी एक्टिविटी होती है, जैसे कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो उसको कोई प्रोजेक्ट मिलता है कि यार तुमने कोई छोटा सा कोई हेलीकॉप्टर बनाना है, ठीक है। तो वो 4-5 स्टूडेंट्स को ये प्रोजेक्ट मिल जाता है कि उन्होंने हेलीकॉप्टर बनाना है या कोई और मशीन डिजाइन करनी है, ठीक है। अब आप चूंकि मेडिकल के स्टूडेंट्स हो तो आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऐसे होते हैं कि जिससे कम्युनिटी को कोई गाइडलाइन मिल रही होती है कि ऐसा करेंगे तो आपको ये बेनिफिट होगा, इस तरह की एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये बेनिफिट होगा। और फिर इसको आप चार्ट की फॉर्म में या आप ब्लॉक्स की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में आप उसको डिस्प्ले करते हो, तो ये आपका प्रोजेक्ट होता है। लेकिन चूंकि अब यूनिवर्सिटी ऑफ है तो वो आप अपना प्रॉपर प्रोजेक्ट तो नहीं कर सकोगे, लेकिन उससे मिलता जुलता आपको एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट मिल जाएगा जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे। तो ये प्रोजेक्ट के मार्क्स होंगे और फिर आपके जो टेक होम एग्ज़ाम है उसके मार्क्स होंगे, फिर असाइनमेंट्स हैं, क्विज हैं और इसके अलावा प्रेजेंटेशन है और इस तरह की चीज़ें हैं, ये सारी आपको पता ही है। तो आप अपनी टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव करें अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सर प्रोबेबिलिटी क्या है, कब तक एग्जाम्स होंगे? 15 के फौरन बाद होंगे या 29 नहीं, से लेट होंगे? होंगे, लेट होंगे। अभी आपके पास महीना 1.5 महीना है तकरीबन, ठीक है। अभी ये जून चल रहा है तो आपके जुलाई में मिड में कुछ एक्सपेक्टेड है एग्जाम्स। अभी वो जो डॉक्यूमेंट है अभी मेरे सामने नहीं पड़ा, मैं अभी देख के तो आपसे व्हाट्सएप में मैसेज करके शेयर कर दूंगा उनकी जो एक्सपेक्टेड डेट्स हैं, ठीक है। सर वो एक्सपेक्टेड डेट उन्होंने 29 जून से लेके 18 जुलाई तक दी हुई है। हाँ हाँ हाँ, 29 जून से 18 जुलाई तक। लेकिन अब वो नॉलेज यूनिट ऑफ हेल्थ साइंसेज के एग्जाम्स कैसे होने हैं, एग्जाम वीक कौन सा है, तो ये कुछ पता नहीं है अभी, ठीक है। अभी डॉक्टर राबिया से इस बारे में और लाहौर में हमारी मीटिंग होनी है। तो ये आज आपका टॉपिक, मैं इसकी मैंने समरी आपको दे दी है। अब मैं आपको इसको प्रॉपर
सर हमें असाइनमेंट्स के मार्क्स तो बता देते, मतलब अपलोड कर देते। हो जाएंगे जी, आपने असाइनमेंट्स बना ली हैं, इसका मतलब है कि आपके मार्क्स जो हैं वो लग जाएंगे। जो ही मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिलती है तो मैं ये आपको जो मार्क्स हैं, मीन्स कि आपकी असाइनमेंट्स मैं ग्रेड कर दूंगा। वो ऑटोमेटिकली आपकी असाइनमेंट जब ग्रेड होती है तो आपको जो मार्क्स हैं वो मिल जाते हैं। सर जो आज का क्विज है उसके अंदर हमारे 2 चैप्टर्स इन्वॉल्व है, यानी कि एक तो हेल्थ एंड फिटनेस वाला है और एक स्पेशल पॉपुलेशन वाला है। ये दोनों चैप्टर्स इन्वॉल्व है या सिर्फ हेल्थ एंड फिटनेस वाला चैप्टर है? जो आपका क्विज है ना, उसके नीचे कंटेंट्स लिखे हुए हैं। कंटेंट्स हैं चार स्लाइड्स हैं, शेयर मैंने की हुई हैं। असल में वो 4 स्लाइड्स नहीं है, असल में वो 3 स्लाइड्स हैं। 2 स्लाइड्स रेपिटेशन में वो शेयर हो गई हैं, ठीक है। तो वो यस सर। 3 स्लाइड्स आप पढ़ लोगे तो उसमें से वो आपका सारा टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। ओके। पूरा टेस्ट आपका कवर हो जाएगा। तो ये आपको मेरी ये पीडीएफ नजर आ रहा है ना, ये मैंने बुक शेयर की है आपसे। ये नजर आ रहा है ट्रेनिंग प्रिंसिपल? नो सर। एक सेकंड, मैं दोबारा इसको शेयर करता हूँ। जी, अब देखिए नजर आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो ये आपके कोर्स कंटेंट का फर्स्ट पार्ट है। आज चूंकि आपका टेस्ट भी है तो आप उसको रिवाइज करो। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि ये ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं। ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स ये सिंपल से हैं: ओवरलोड, स्पेसिफिसिटी एंड रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, ये 3 प्रिंसिपल्स हैं। कोई भी किसी भी किस्म की लॉल आप लॉल लॉल लॉल। हाँ, किसी भी किस्म की आप ट्रेनिंग करते हो तो उसके जो हैं वो 3 प्रिंसिपल्स हैं: ओवरलोड, स्पेसिफिसिटी एंड रिवर्सिबिलिटी। आप लोगों का बैकग्राउंड साउंड थोड़ा सा आ रहा है तो उसके लिए मैं आप सबको अभी म्यूट कर देता हूँ और फिर एंड में मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा ताकि पता चल जाए कौन बोल रहा है और कौन नहीं बोल रहा, ठीक है। तो ये मैंने आपको अभी म्यूट कर दिया है। आप को कोई अगर इशू हो ड्यूरिंग द लेक्चर तो आप अपना हैंड रेज कर दिया करो या मुझे चैट में मैसेज कर दिया करो। तो ये मैं दोबारा आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ जी। तो ये 3 प्रिंसिपल्स हैं आपके: ओवरलोड, स्पेसिफिसिटी एंड रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। तो ओवरलोड का मतलब है कि आपने मसल को आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो पावर है उसको बढ़ाने के लिए आपने रेजिस्टेंस को इंक्रीज करते रहना है, ठीक है। ट्रेनिंग सेशंस की जो ड्यूरेशन है उसको इम्प्रूव करते रहना है, ठीक है। तो जो ओवर ट्रेनिंग है इसमें जो स्टार्ट है, जब आप स्टार्ट करते हो, जब आप किसी भी चीज़ की ओवर ट्रेनिंग करते हो तो स्टार्ट में आपकी जो कैपेसिटी है वो डाउन हो जाती है, ठीक है। ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, ठीक है। तो लेकिन उसके साथ साथ जब आप इसको प्रोलॉन्ग करते हो ओवर ट्रेनिंग को, तो उससे आपकी जो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं वो इम्प्रूव करती हैं और रिकवरी होना शुरू हो जाती है और ओवरऑल यू कैन रिस्टोर योर परफॉर्मेंस कैपेसिटी, ठीक है। तो ये ओवर परफॉर्मेंस का ओवर उसका ट्रेनिंग का या ओवर ट्रेनिंग का फायदा है। और नंबर सेकंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग है ओवर रीचिंग, ठीक है। ये सिनोनिम टर्म है, ओवर ट्रेनिंग और ओवर रीचिंग इज कॉमन टर्म, ठीक है।
और ये भी यही है कि आपने जब मसल को ओवरलोड किया है तो मसल को ओवरलोड करने से उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो गई है। ठीक है, अगेन थोड़ा सा मुश्किल पॉइंट है कि मसल को ओवरलोड करने से उसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज हो गई है, लेकिन इसमें जब आप रेस्ट इंटरवल बीच में डाल देंगे, ठीक है, रेस्ट इंटरवल डालने से उसकी परफॉर्मेंस आप इम्प्रूव कर लेंगे। ठीक है, इसकी आपको मैं ऐसे एग्जांपल दूंगा। आपने अपनी पुशअप्स लगाना शुरू किए, ठीक है, तो स्टार्ट में आप लेट से फॉर एग्जांपल 10 पुशअप्स आप लगाते हो और आप फुल्ली एग्जॉस्ट हो जाते हो। ठीक है, तो आप 10 पुशअप पे आप फिर 11 पुशअप पे आ जाओ। ठीक है, तो ओवर ट्रेनिंग का मतलब है 10 पे आप फुल हो रहे थे तो आप 11 पे आ गए हो, लेकिन 11 पे आकर आपकी बॉडी ने बिल्कुल जवाब दे दिया। अब 11 पे आके आपने रेस्ट इंटरवल ले लिया है 10 सेकंड्स का। अब 10 सेकंड्स का रेस्ट इंटरवल लेने के बाद दोबारा आपने 11 करने हैं। ठीक है, फिर आपने 10 सेकंड्स का रेस्ट इंटरवल लेना है और फिर आपने 11 करने हैं। ये रूटीन जब आप अडॉप्ट करोगे तो इससे आप हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद जो आपकी कैपेसिटी थी 10 की वो बढ़कर आपकी 15 की हो जाएगी। फिर 15 की थी जिसकी, वो 15 के से बढ़कर आपकी 20 की हो जाएगी। तो अगर आप 10 पे ही रहोगे, अपने आप को ओवर ट्रेनिंग नहीं करोगे, ओवर रीचिंग नहीं करोगे, तो ओवर ट्रेनिंग अगर नहीं करोगे तो उसके करने क्या नुकसान ये होगा कि आप 10 के 10 पे ही रहोगे। ठीक है, तो 10 से आपने थोड़ा सा अपनी बॉडी को पुश करके 11 पुशअप पे जाना है और फिर आपने रेस्ट इंटरवल ऐड करना है। तो ये इसका पॉइंट है। ठीक है, वार्म अप पीरियड और वर्कआउट एंड कूल डाउन पीरियड ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये वही चीज़ है, इसमें मैं हाईलाइट करके चीज़ें आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब एरोबिक पावर को आपने इंक्रीज करना है। अब एरोबिक पावर में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी जो एरोबिक पावर है उसको इंक्रीज कर सकती हैं। ये हैं आपकी बाईसाइकिल, रनिंग, ठीक है, साइकिलिंग एंड स्विमिंग। ठीक है, तो इसमें फास्ट रनिंग नहीं है। रनिंग सिंपल होती है, फास्ट रनिंग को आप स्प्रिंट कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी आपकी जो है एरोबिक पावर उसको इंक्रीज करती हैं। इसके अलावा एक टर्म यूज होती है इंटरवल ट्रेनिंग। ठीक है, इंटरवल ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि आपने एक एक्टिविटी की, फिर उसके बाद आपने दूसरी एक्टिविटी की, फिर आपने तीसरी एक्टिविटी की। जिस तरह आप जिम्स में जाते हो, पहले आप डंबल्स उठाओगे, फिर आप बार वेट उठाओगे, फिर आप थोड़ी सी साइकिल करोगे, फिर आप बेंच प्रेस लगाओगे, और इन सारों में आप थोड़ा थोड़ा गैप रखोगे। तो ये इसको आप इंटरवल ट्रेनिंग कहते हो। तो ये बीच में ये लंबे लंबे चार्ट्स और पैराग्राफ्स हैं, इनको करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इंजरीज एंड एंड्योरेंस ट्रेनिंग। एंड्योरेंस ट्रेनिंग की क्लास आपने पहले पढ़ा हुआ है कि एंड्योरेंस ट्रेनिंग क्या होता है। ठीक है, तो एंड्योरेंस ट्रेनिंग में जो इंजरीज हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं। वो ओवर यूज इंजरीज हो सकती हैं। ठीक है, और ये आपको ओवर यूज इंजरी ज़्यादा नी में हो सकती है, एंकल में हो सकती है। ठीक है, और बॉडी के उन पार्ट्स में जहां बार बार जो टेंडन ग्लाइड है वो ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें ये आपकी जो एंड्योरेंस ट्रेनिंग है उसकी वजह से ये इंजरीज हो सकती हैं। ठीक है, और क्या कॉजेज हैं एंड्योरेंस ट्रेनिंग में इंजरीज के। मस्कुलोस्केलेटल इम्बैलेंस है, फुटवेयर प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, और एनाटॉमिकल मेल अलाइनमेंट है, एंड रनिंग सरफेस पुअर है, और किसी किस्म की कोई डिजीज है, वो आर्थराइटिस है या कोई ओल्ड फ्रैक्चर है। ठीक है,
अगेन आई रिपीट, एंड्योरेंस ट्रेनिंग क्या होती है कि एंड्योरेंस ट्रेनिंग है कि यू आर डूइंग एक्सरसाइज फॉर सम प्रोलॉन्ग्ड टाइम। जैसे मैराथन है, आपको 1 घंटे के लिए कोई जॉगिंग करनी पड़ जाती है या 1.5 घंटे के लिए कोई एक्टिविटी आपको करनी पड़ जाती है, तो दैट इज योर एंड्योरेंस ट्रेनिंग। इसकी जो बायोकेमिस्ट्री है उसमें आपको जाने की ज़रूरत नहीं। अब आपको पता है खुद ही, मैंने बार बार अब रिपीट कर रहा हूँ कि ट्रेनिंग टू इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ। मसल स्ट्रेंथ इम्प्रूव करने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल रेपिटेशन मैक्सिमम को फाइंड करना है। और रेपिटेशन मैक्सिमम फाइंड करने का सिंपल सा तरीका है कि आपने पेशेंट का जनरल आउटलुक देखना है, फिटनेस लेवल देखना है, और आपने उसको कोई वेट दे देना है और उसको कहना है कि इसको तुमने 10 बार उठाना है। तो अगर वो 10 बार उठा के वो बिल्कुल थक जाए और कहे मैं 11वीं बार नहीं उठा सकता, तो ये उसका 10 रेपिटेशन मैक्सिमम हो जाएगा। और 10 रेपिटेशन मैक्सिमम से उसका 1 रेपिटेशन मैक्सिमम भी फाइंड किया जा सकता है और एक फार्मूला के जरिए। और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप उसकी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है उसका जो प्रोटोकॉल है वो आप डेवलप कर सकते हो कि किस तरह आपने उसको फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ लेकर जाना है। ठीक है। और इसमें भी सिंपल सा प्रिंसिपल है कि आप मसल को ओवरलोड बार बार आपको करना पड़ता है। ये नहीं कि आपने 5 किलो वेट सेलेक्ट किया तो आप पूरा महीना 5 किलो पे ही रहो। 2 हफ्ते के बाद आपने 5.5 किलो पे आना है, महीने बाद आपने 6 किलो पे आना है। तो ये इसका एक प्रोटोकॉल है मस्कुलर स्ट्रेंथ डेवलप करने का। ये इसके टेक्स्ट में यही लिखा है। ये चीज़ें, ये टेबल्स वगैरह और ये चार्ट जो एक्स्ट्रा चीज़ है इसको आप इग्नोर कर देना। और मसल में क्या फिजियोलॉजिकल चेंज आ रही है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से कि वो हाइपरट्रॉफिड हो रहा है। ठीक है। जैसे आर्नल्ड है, जैसे और जो बॉडी बिल्डर्स हैं वो हैं, तो वो उनके जो मसल्स हैं वो हाइपरट्रॉफिड हो जाते हैं। इसको प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज भी कहा जाता है। और 2 किस्म के प्रोटोकॉल्स थे, डी लॉम्स एंड वाटकिंस एंड ऑक्सफोर्ड। तो ये दोनों का डिफरेंट मेथड है प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज का। ठीक है। ये चार्ट करने की ज़रूरत नहीं, ना ही पढ़ने की ज़रूरत है। ये वैसे बुक में आपके काफ़ी एक्स्ट्रा नॉलेज दिया हुआ है। यू डोंट नीड टू गो इनटू डिटेल, यू आर जस्ट स्टडिंग द समरी। ये समरी जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है इसकी। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जी ट्रेनिंग टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। तो जनरल सा इसको आप में आइडिया होना चाहिए कि फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए आपने स्ट्रेचिंग करवानी है। और स्ट्रेचिंग की जो टेक्निक्स हैं वो आप थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज में पढ़ोगे। सिंपल एक मेथड है, मैं आपको एक वीडियो दिखा के इसको प्रेजेंट करता हूँ कि स्ट्रेचिंग का कोर कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो ये आप देख लो। हैमस्ट्रिंग का लेट्स सपोज एक स्ट्रेच है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेच कैसे है। क्योंकि स्ट्रेचिंग अभी आपने पढ़ी नहीं है तो इसका इतना आपको डिटेल कॉन्सेप्ट नहीं होगा। सिंपल मसल को आपने स्ट्रेच करना है तो उससे मसल की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। आप देखते हो कि जब उसमें आप जाते हो क्रिकेट मैच, जब आप देखते हो तो उसमें आप देखते हो कि जो बॉलर्स हैं वो अपना बॉलिंग करवाने से पहले वो अपने मसल्स को स्ट्रेच कर रहे होते हैं। तो वो स्ट्रेच करने का भी यही मकसद होता है कि उनके जो मसल्स हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आए। ठीक है। तो
तो ये मैं आपसे अब वीडियो शेयर करता हूँ। One of the chiropractors at Ansell Chiropractic. We've created a series of videos to help improve your strength and flexibility and get the most from your chiropractic care. The following video focuses on the muscles in your legs and will be of great benefit to you. ये हैमस्ट्रिंग की है और ये chiropractor is related with the manual therapist. Different exercises to stretch the hamstrings and quads. This is a stretch for your hamstring muscles. They go down the back of your thigh. Place both legs straight out in front of you, keeping your back nice and straight in a good posture. Now lean towards your toes until you feel a stretch down the back of your legs. Hold onto your toes. If this is too much, you can use a towel. Wrap it around your feet. अपनी flexibility check करने के लिए. And then again, lean forward until you feel a stretch down the back of your legs. Hold for 30 seconds and repeat twice a day. This is a stretch for your hamstring muscles. This is a good one if doing 2 at a time is too hard. So place one leg out in front of the other one while sitting down and lean forward until you feel a stretch through your hamstring. If this is too much of a stretch for you, you can use a towel to assist. Wrap it around your toe, place your leg out in front and lean forward. For both stretches, make sure to keep your back nice and straight and not slump forward. Repeat on the other leg, hold each leg for 30 seconds and repeat twice. This stretch is to stretch through your hamstring muscles down the back of your legs. Wrap a towel around your foot to give you a little bit of leverage, then lean back, bringing your leg with you. Pull towards you until you feel a stretch down the back of your leg. Hold here for 30 seconds. Repeat the other side and do each leg twice. This is a PNF stretch for your hamstring muscle, which runs down the back of your thigh. It's a really good one to use if normal hamstring stretches don't give you the desired results. Place a towel around your ankle, lying down and bringing your leg with you. Pull your leg towards you until you feel a slight stretch down the back of your leg. Once you're here, hold for 10 seconds. Now push your leg down towards the ground. Hold this contraction for 10 seconds and relax. If you no longer feel a stretch in this position, move the leg slightly more towards you. Hold here for 10 seconds. Repeat this 4 times and do each leg twice. That is why I included this video. ये आपकी है अपना स्ट्रेचिंग से रिलेटेड चीज़ थी। अब दोबारा हम अपने बुक पे वापस आ जाते हैं। तो ये स्ट्रेचिंग से आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। इसमें देखो पीएनएफ स्ट्रेच भी है। पीएनएफ स्ट्रेच क्लास सिंपल है, आपने मसल को स्ट्रेच भी करवाना है और उसके साथ आपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट भी करवाना है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये समरी आप कर लेना, ठीक है, और बाकी ये चीज कर लेना। और फिर ईयर राउंड कंडीशनिंग फॉर एथलीट, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपने पिक करना है कि एथलीट ने पूरा साल ही ट्रेनिंग करते रहना है, ठीक है। जैसे कि इसका नाम से जाहिर है, ऑफ सीजन ट्रेनिंग है, ठीक है, प्री सीजन ट्रेनिंग है एंड इन सीजन ट्रेनिंग है। तो ये तीनों टेक्निक्स का आपको पता है। ऑफ सीजन का मतलब है कि बिल्कुल ही कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कॉम्पिटिटिव नेचर की नहीं हो रही। प्री सीजन का मतलब है कि मार्च में आपका टूर्नामेंट है तो आपने फरवरी में उसको स्टार्ट कर दिया है। और इन सीजन ट्रेनिंग का मतलब है कि
ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आप 1 महीने का जा रहा है तो वो आपने क्या ट्रेनिंग करनी है, ठीक है। डेफिनेटली तीनों टाइप की जो है आपकी ट्रेनिंग, उसकी जो नेचर है वो डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी? क्योंकि जब आप इन सीजन खेल रहे होगे तो इन सीजन में खेलने के लिए आपको इन सीजन खेलने के लिए आपको जो है वो आपको पता चलेगा कि आप खुद से जो है वो स्पोर्ट्स खेल रहे हो। और जाहिर है आप जब स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो आपको ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप स्पोर्ट्स जो खेल रहे हो। तो प्री सीजन में आपको 50-50% करना पड़ेगा। 50% आप अपने स्पोर्ट्स खेल लोगे और 50% ट्रेनिंग कर लोगे। और इसी तरह ऑफ सीजन में आपको कुछ थोड़ा सा डिफरेंट प्रोटोकॉल डिजाइन करना पड़ेगा। और अगर आप सिर्फ ये चार्ट कर लो तो दिस वुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है। देखो ऑफ सीजन में वेट ट्रेनिंग है, रनिंग है, स्किल प्रैक्टिस, पार्टिसिपेशन इन अदर स्पोर्ट्स, ठीक है। प्री सीजन में वेट, दो चीजें वही हैं, स्किल प्रैक्टिस, लर्निंग स्ट्रेटजीज और इंक्रीज्ड इंटेंसिटी है। सिर्फ इसमें इंक्रीज इंटेंसिटी है। और इन सीजन में आपने वही अपनी एक्टिविटी को रिज्यूम करना है। अब एक टेस्ट मैच हो रहा है, 5 दिन का टेस्ट मैच है। अब आप शुएब अख्तर को कह दोगे यार सुबह भी आपने जिम जाना है और रात को भी जिम जाना है 1-1 घंटे के लिए, तो जब आप 1-1 घंटा की उसको एक्टिविटी दे दोगे तो वो अपनी परफॉर्मेंस कैसे करेगा इन फील्ड? तो उसके लिए आपको इन सीजन जो एक्टिविटी है उसको मॉडिफाई करना है ताकि एथलीट अपना थके भी ना। इसी तरह प्री सीजन में आपने एक्टिविटी पे ज्यादा फोकस करना है और ऑफ सीजन में आपने हर किस्म की एक्टिविटी पे फोकस करना है। तो ये ज्यादा चीजें जो है इसमें इम्पोर्टेंट आएंगी, ठीक है। और अब हम आगे चलते हैं, फाइनल जो आपका कंपोनेंट है उस पे चलते हैं। एक सेकंड जरा ठहरिएगा, आपका ये जो है ये है चला गया है नीचे। हम थे आपकी जो, हाँ जी, वी वर ऑन ईयर राउंड कंडीशनिंग फॉर एथलीट, ठीक है। ये अभी हमने पढ़ा है कि एथलीट ने ऑन सीजन कैसे जाना है और इन सीजन और ऑफ सीजन कैसे प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है आपकी जो है ट्रेनिंग मिस्टेक्स, क्या आप कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग मिस्टेक्स आप इसमें पूरे का पूरा इसमें आपका नॉलेज आपको मिलेगा इसका। 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। यस, हियर वी आर, ठीक है। तो इसकी भी क्लास आप सिर्फ जाएं समरी में, ठीक है। कॉमन ट्रेनिंग मिस्टेक में आप ने अगर चीज़ों को मेमोराइज करना है, समराइज करना है, तो आप इसकी समरी में चले जाएं। और अगर थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट से स्टडी करना है तो आप इसको डिटेल से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मिस्टेक्स क्या हैं कि आप ओवर ट्रेनिंग कर रहे हो,
आप सुपरवाइज्ड नहीं हो, ठीक है। और नॉन स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज आप कर रहे हो, मतलब है कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपकी स्पोर्ट्स क्रिकेट है, तो आप एक्टिविटी जो है वो आप फुटबॉल वाली कर रहे हो, ठीक है। आप ट्रेनिंग कर रहे हो फुटबॉल वालों के साथ, ठीक है। आपका कोई टाइम टेबल नहीं है, आपका कोई स्केड्यूल नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा आपने टेपर करनी होती है ट्रेनिंग। अगर आप नहीं कर रहे ट्रेनिंग, तो ये भी ट्रेनिंग मिस्टेक है। टेपर का मतलब फिर ही वही है, आपका टेस्ट मैच आ गया, आपका वनडे कंपटीशन टूर्नामेंट वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, तो उससे स्टार्ट से पहले आपकी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है। जो ट्रेनिंग आप पूरा साल कर रहे हो या 1 महीने पहले कर रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता उस ट्रेनिंग को आपने कम करना है, ताकि आप इन द ग्राउंड ऑन द फील्ड आप प्रॉपर परफॉर्म कर सको और आपकी बॉडी फटीग ना हो, ठीक है। सिम्टम्स आएंगी, ब्लड लैक्टेट लेवल हो जाएगा, लॉस इन द बॉडी वेट ड्यू टू रिडक्शन इन एपिटाइट, फटीग हो जाएगी, साइकोलॉजिकल स्टेलनेस हो जाएगी। स्टेलनेस का मतलब होता है एक चीज का स्टे हो जाना, ठीक है। यानी कि आपका जो माइंड है वो उसमें जो कैपेबिलिटी है थिंकिंग की, जो स्पोर्ट्समैन को रिक्वायर होती है कि ही इज ऑलवेज प्लेइंग विद हिज माइंड, वो ब्लॉक हो जाएगी। आपका माइंड एक स्टिल हो जाएगा, सोचने समझने की सलाहियत जिसको कहते हैं वो कम हो जाएगी, ठीक है। और इन्फेक्शन का चांस भी आपको ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लास आपका आज का टॉपिक था। तो ये इसका मैं आपको जो निशान लगा के ये पूरे का पूरा टॉपिक जो है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, मीन्स के 13 नंबर टॉपिक। ये मैं दोबारा आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ, बल्कि दोबारा क्या दिखाना, मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको दिखा दिया था, ठीक है। अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग को ख़त्म कर देता हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग ख़त्म करने से पहले मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। तो आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके पास है तो वो आप कर सकते हैं। Any question from today's lecture? इजी सा क्लास लेक्चर था, लेकिन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लेक्चर था। अगर आप इन चीजों को समझ जाते हो, कल को आप एग्जाम पास करना आपका गोल नहीं होना चाहिए जिंदगी में। आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो, आप किसी एथलीट के साथ अटैच होते हो, आप पीसीबी में जाते हो, ये स्पोर्ट्स कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट, ये इंटरवल ट्रेनिंग हो गई, ये रेपिटेशन मैक्सिमम हो गया, ये किसी को भी नहीं पता होता। ये एमबीबीएस डॉक्टर को तो बिल्कुल भी नहीं पता होता। तो इन चीज़ों में अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। दो सेंटेंसेस के कॉन्सेप्ट भी बने हो तो वो आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक आपकी प्रेजेंटेशंस का सवाल है, तो प्रेजेंटेशंस आपकी एज इट इज़ होंगी, मैंने व्हाट्सएप पे शेयर कर दी हैं, अब मूडल पे भी मैं कर दूंगा। और अंबर परवेज कुछ क्वेश्चन करना चाहती है। जी अंबर परवेज, आप अनम्यूट करें ना अपने आप को, मैंने आप सबको अनम्यूट किया हुआ है। चलिए ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम